नाउ नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड इज रिगार्डिंग, मैं एक तरीके से मार्केट वैल्यू ले रहा हूँ, किसी चीज की मार्केट वैल्यू कैसे ले रहा हूँ मैं नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड की, आज मैं देख रहा हूँ उसका सेल वैल्यू क्या है। अब भूल जाओ जो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स के अंदर पढ़ा, इसको टोटली अपने दिमाग से बिल्कुल फ्लश आउट कर दो। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्या है, आज के डेट में ये समझ लो कि मैं ये देखूंगा कि मेरा सेल वैल्यू कितना है मार्केट में, उस गुड का कितना मैंने अभी तक, लेट सपोज अगर मैंने 1 अप्रैल से शुरू किया, 31 मार्च पर मैंने आके ख़त्म किया, तो मैंने उस इन्वेंट्री को 10 लाख रुपए का बेच दिया था, जिसके ऊपर मेरा कुछ ग्रॉस प्रॉफिट था लेट सपोज 2 लाख रुपए, और उसकी जो कॉस्ट मेरे को पड़ती थी वो पड़ती थी 8 लाख रुपए। तो आज अगर मेरे पास मेरी कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेट सपोज अगर मेरे को वैल्यू करना है और मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री उसकी आ रही है उसकी सेल प्राइस के ऊपर, तो सेल प्राइस में से व्हाट आई डू इज क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस माय ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो मैं उसके ऊपर कमाता हूँ इन माय यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमने ये इसका फॉर्मूला एक्चुअली में बना दिया है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की आज की डेट में वैल्यू वो नहीं होगी नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज अवेलेबल इनटू रेट, नो, ये था हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ये अब हम भूल गए। अब हम आ रहे हैं नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्या कहता है, देखो सेल प्राइस कितना था उस यूनिट्स का जो आपके पास आज की डेट में गोडाउन में अवेलेबल है, उसके ऊपर कितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपने कमाया, कितना उसके ऊपर आपको कितना मार्जिन मिलेगा अब अगर फ्यूचर में उसको बेचोगे, अगर आप सेल में से उसको माइनस करोगे तो आपकी उसके ऊपर क्या निकलेगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकलेगी। इसको समझ में आया कि इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये आपका पेज नंबर अपने पास निकाल लो, पेज नंबर 4.12, पेज नंबर 4.212 के ऊपर ये वाला मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। इसके अंदर लिख लो अपने पास, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री is equals to सेल प्राइस, या सेल प्राइस की जगह लिख लो सेल वैल्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल जाएगी। और एक और इसके अंदर पॉइंट लिख लो थ्योरी का, अगर कोई शॉर्ट नोट लिखना आ जाए, दिस मेथड is used where individual cost of each unit is not ascertainable। मतलब आप एक एक यूनिट की यूनिट वैल्यू नहीं दे सकते कि एक जो यूनिट है, लेट सपोज अगर मैं बोलूँ एक कील जो है, क्या बोल सकते हो ये एक कील 10 रुपए का है, यहाँ पर एक यूनिट की एक वैल्यू नहीं दे सकते कि यार ये कितने का है। तो यहाँ पर जब हम इसकी एक यूनिट की वैल्यू नहीं दे सकते तो हम क्या बोलते हैं इसकी डेट में कि हम इसको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के ऊपर यूज कर लेंगे। इसको, इसका एक और भी नाम होता है, इट इज ऑल, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रिटेल इन्वेंट्री मेथड। ठीक है दोस्त, तो रिटेल इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के अंदर हम कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेल वैल्यू माइनस माय ग्रॉस प्रॉफिट। उसके अंदर दिस मेथड इज यूज्ड वेयर द इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट जो होता है दैट इज नॉट असर्टेनेबल, एंड दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रिटेल इन्वेंट्री मेथड। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अपने पास। इलस्ट्रेशन 5 इज अ गुड क्वेश्चन। इसके अंदर एक दो एडजस्टमेंट्स और एक्स्ट्रा आ रही हैं जो बन के आ रही हैं, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपने पास एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करें इसकी। तो कह रहा है XYZ लिमिटेड आर इन रिटेल बिजनेस, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर कितना बोल रहा है 15,75,500 which is subject to trade discount and taxes।
मतलब कि ये जो 15 लाख का जो नंबर दे रहा है आपको, इसके अंदर अभी मैंने ट्रेड डिस्काउंट और टैक्स एडजस्ट नहीं किया, मुझे करना पड़ेगा। दिस इज सब्जेक्ट टू, नीचे लिख रहा है सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोलता है? 3%, सेल्स टैक्स 11%, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। क्या ये मेरी इन्वेंट्री का पार्ट होता है? बिल्कुल ये मेरी इन्वेंट्री का पार्ट होता है। क्या बिना पैकेजिंग के, बिना ट्रांसपोर्टेशन के इन्वेंट्री आप तक पहुंच सकती है? मुझे एक बात बताओ, आज आपने कोई अपने पास गुड परचेज करना है, अगर कोई भी आपके पास गुड्स आएंगे, लेट सपोज आपने अपने पास क्या खरीदा, आपने अपने पास कोई वास खरीदा, ये जो वास आपके पास आएगा, इसको क्या आपको आज की डेट में जब सप्लायर भेजेगा तो ये ऐसे का ऐसे उठा के आपके घर पर भेज देगा कि ये लो जी, ये गुड ले लो और आप इसको रिसीव कर लोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। इसको आज की डेट में अगर आप अमेजोन से भी मंगाओगे तो इसकी प्रॉपर पैकेजिंग होगी, इसकी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होगी आपके घर तक, और ये जो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होगा, क्या सप्लायर इसको इसकी कॉस्ट के अंदर चार्ज करेगा आपसे? मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या आज की डेट में जब अमेजोन आपको कोई गुड भेजता है तो क्या उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, मतलब क्या वो आपसे आप उसकी डिलीवरी चार्जेस लेता है? बिल्कुल लेता है। वो अलग बात है, आप कोई आएगा कि कहेगा नहीं प्राइम है हमारे पास, तो प्राइम है तो हमारे को डिलीवरी चार्ज नहीं, हमारे लिए हट जाता है, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। बट ऑल आई एम आस्किंग इज कि अगर लेट सपोज अगर एक रेगुलर बिजनेस सिनेरियो में बात करें, तो मेरा जब भी कोई वेंडर मुझे कोई गुड्स भेजेगा, कोई सप्लायर मेरे को कोई गुड्स भेजेगा, तो मेरे लिए उससे डिलीवरी भी चार्ज करेगा कि साहब आपको 2000 पे डिलीवरी के पे करने पड़ेंगे, बिल्कुल पे करने पड़ेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन जो होगी, ट्रांसपोर्टेशन उसका खर्चा है, मेरा खर्चा है, किसी का भी खर्चा हो सकता है। लेकिन अगर ये खर्चा मैं बियर कर रहा हूँ, मतलब अगर ये खर्चा राम अपने बिजनेस में बियर कर रहा है, तो राम के लिए वो इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा, बिल्कुल वो इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा। तो जितना भी आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स होंगे, जो भी आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स होंगे, लेट सपोज वो कॉस्ट ऑफ गुड्स थे 10,000 रुपये, उन 10,000 रुपये के ऊपर ये डिलीवरी एंड पैकेजिंग अगर वो लगा कर भेज रहा है, ये पैकेजिंग एंड डिलीवरी चार्ज ले लो, पैकेजिंग और डिलीवरी चार्ज ये आपको 4,000 रुपये अगर वो लगा के भेज रहा है, तो आपके लिए आज की डेट में वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वुड बी 14,000 एंड नॉट 10,000, क्योंकि ये भी आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ी इन्वेंट्री को उस जगह तक लाने के लिए जिस जगह पर इन्वेंट्री को आगे या फर्दर प्रोसेस करोगे या उसको सेल करने के लिए। तो अगर कोई भी आप कॉस्ट इनकर करते हो, माइंड माय वर्ड, एनी कॉस्ट दैट इज इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्लेस from where either it is consumed or from where either it is sold, it is added in the cost of inventory। ये नोट लिख लो, ये हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे, थ्योरी का पार्ट था, बट बिकॉज इट वॉज अ रेलिवेंट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन, इसलिए मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ा। सो एनी कॉस्ट, ये लिख लो, दैट इज इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री either to its place of consumption or sale, such costs is added in the वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है दोस्त, ये पॉइंट अपने पास नोट कर लिया हमने, ये चीज़ हमने समझ ली। तो मेरे को एक बात बताओ, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या मेरी कॉस्ट में ऐड होंगे? बिल्कुल सर, मेरी कॉस्ट में ऐड होंगे। सेल, फिर उसके बाद क्या होगा, ये मेरा सारा का सारा यहाँ से निकाल देगा। अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन में, अच्छा बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, अभी तुमसे पूछता हूँ रुको। क्वेश्चन को कैसे समझना है ना, ये भी धीरे धीरे अपने पास लर्न करते जाओ, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। यहाँ से जो हम निकालने वाले हैं, यहाँ से मेरे पास क्या आने वाला है, यहाँ से मेरे पास इसको ऐड करके अभी हमने बात किया है, तो मेरी परचेजेस की वैल्यू आ जाएगी, परचेज वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, राइट दोस्त। फिर उसने मुझे क्या दिया है, फिर सेल ड्यूरिंग द ईयर दे दी उसने मुझे, ये मेरे को उसने सेल दे दी, और सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम हो गया मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरह? क्या बोला था मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में भी, आईसीआई सारे चीजें कॉन्सेप्ट पे बनाएगा, लेकिन वर्ड्स जो होंगे ना आईसीआई, वो उन वर्ड्स में आपको ऐसा घुमाएगा, ऐसा उलझाएगा
कि वो आपको बस समझना पड़ेगा। अब हमने इसको जब एक बार क्वेश्चन को पहले देखा था तो हमें लग रहा था नहीं यार ये क्वेश्चन टफ है, क्यों? क्योंकि इसने परचेजेस के एलिमेंट्स को तोड़ दिया था। तो आज की डेट में मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना पड़ा? कॉस्ट ऑफ परचेज निकालना पड़ा अपने पास। कॉस्ट ऑफ परचेज जब मैंने एक बार निकाल दिया, उसके बाद उसने फर्स्ट एलिमेंट मेरा यहाँ से बन गया, सेकेंड एलिमेंट ये हो गया और थर्ड एलिमेंट ये हो गया। इसके बाद मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है, इसको उसमें से मेरे को माइनस करना है, जो अभी हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 में किया था। उसके पास मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकल के आएगा। उस मार्जिन को, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को मेरे को ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जो दे रखी है 2,35,000 रुपये की, इस 2,35,000 में से जैसे ही मैं वो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करूंगा मेरी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल मेरे पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया? इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरह ही इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गई। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो जस्ट क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, वरना मैंने घर से सॉल्व करने के लिए दे दिया होता। तो चलो डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 यहाँ पर जैसा कि हम नॉर्मली लिखते हैं, इसको हाथ से ही कर दें। चलो हाथ से ही करते हैं इसको। लिख लो अपने पास फॉर्मेट तो तब तक बना लो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट तो लिख लो। इलस्ट्रेशन नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है सर, सबसे पहला पॉइंट ये आ गया अपने पास। इसमें पॉइंट ए में क्या निकालोगे? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज निकालोगे, क्योंकि अभी हमने जैसा डिस्कस किया बिना कॉस्ट ऑफ ये फर्स्ट पॉइंट है मेरा, सेकंड सेल्स है और थर्ड मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो सबसे पहले मैं अपने पास क्या निकालूंगा? यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ, ये बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है, इसको ही फॉलो करना। कॉस्ट ऑफ परचेज, यहाँ पे अपने पास लिख लो पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अपने पास लिख लो अमाउंट। और वो लाइनें तुम अपने पास खुद खींच लेना यार, मैं थोड़ा लाइन खींचता हूँ तो वो लाइन टेढ़ी चली जाती है। यू वुड हैव, मैं खींच ही देता हूँ, फिर बोलोगे कि आप तो खींचते नहीं हो, हमसे काम करवाते हो, आप तो करते नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। गुड्स received from supplier, कितना वैल्यू बोल रहे हैं? 15,75,500। ठीक है, सबसे पहले जो भी माइनस होता है यार वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, क्योंकि जब भी आपके पास कोई चीज़ आएगी, टैक्सेस तो बाद में आता है ना, ये तो एक नॉर्मल, ये तो आई सपोज ये तो अभी तक सबको क्लियर होगा, इतना तो सब अकाउंट्स पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले अगर लेट सपोज ये अगर मेरा परचेज का वैल्यू है और परचेज की वैल्यू में से मेरे को अगर कोई सप्लायर डिस्काउंट कुछ दे रहा है 10 रुपये का, तो वो मैं माइनस कर दूंगा, और ये 990 रुपये के ऊपर ही तो मैं अपना जो भी सेल टैक्स या जीएसटी जो होगा वो इसी के ऊपर ही आएगा ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा। सो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा एट द रेट ऑफ 3%। इसका 15,75,500 का अपने कैलकुलेटर पे निकाल लो, कितना हो गया? 47,265। इसको इसमें से माइनस करके कितना बैलेंस बचा हमारे पास? 15,28,235। ठीक है, सब लोग मेरे साथ हैं? उसमें से प्लस क्या करेंगे? सेल्स टैक्स तो ऐड होगा ना यार, सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 11%। कितना हुआ? इसको 11% निकाल लो। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखना, स्पीड से सारी कैलकुलेशन करते चलो। कितना हो गया? 1,68,106। ठीक है, तो कितने निकल गई मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज? ऐड करो ना उसको। 16,96,341 प्लस
एक और उसने एलिमेंट दिया था, पैकेजिंग चार्ज। एंड ट्रांसपोर्टेशन कितना बोला था उसने? 87,500। तो यहाँ पर अब क्या निकल के आ गया? टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज बन गई हमारे पास। ये आपकी कॉपीज के अंदर सीधी सीधी लाइनें बनाना सारी। 87,500 कितना हो गया? 1783 841। ठीक है दोस्त, ये आज की डेट में मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज निकल के आ गई। मैंने क्या किया, फर्स्ट अभी जो ये पॉइंट था मेरे पास ये कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट कॉस्ट ऑफ परचेज हमने बना ली है। सेकंड पॉइंट पर अब हम चलेंगे जहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज निकाली, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट। ये नोट कर लिया था सबने साथ साथ? बी, कैलकुलेशन ऑफ, ये लिखना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा क्या निकालने वाले हो। फिर से पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? सेल वैल्यू, ये सेल्स ड्यूरिंग द ईयर लिख लो। क्वेश्चन ने कितनी दी रखी है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर? अपनी बुक्स में देखो 22,45,500 की दे रखी है। 22,45,500 प्लस क्या इसमें प्लस करोगे? सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री की सेल वैल्यू कितनी दे रखी है? 2,35,000। इसको अपने कैलकुलेटर पे करो, 22,45,000। अब जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पे भी हाथ चलाना सीखो। 235। कैलकुलेटर क्या है? कैलकुलेटर है हमारी तलवार। तो तलवार को हमें जल्दी जल्दी चलाना सीखना पड़ेगा। तो टोटल सेल वैल्यू निकल गई, यहाँ पे माइनस करना है यहाँ से कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज आपके पास कहाँ से आ रही है? ए पॉइंट से आ रही है। ये लिंक कर दिया आपने। ये प्रेजेंटेशन होगी जो आपको सेपरेट करेगी बाकी सारे बच्चों से। कितना आया? 1783 841 निकाली थी ना अभी ऊपर, दिखानी पड़ेगी दोबारा। ये नीचे आके माइनस करी है। तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट कितना बन गया? सेल वैल्यू माइनस दिस ग्रॉस प्रॉफिट। अपने कैलकुलेटर्स पे निकालो। 24,80,500 माइनस 17,83 841 कितना बना? 6,96,659। ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हो गया एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल लो यहीं पे ही। क्या क्या डिवाइड करोगे मेरे को बताओ? ये 6,06,659 डिवाइडेड बाय क्या होगा एक बार बताओ? डिवाइड किससे करोगे? 22,45,500 से डिवाइड करोगे या फिर 24,850,500 से डिवाइड करोगे? एक बार खुद सोचो, दिमाग लगाओ। इसको सिर्फ और सिर्फ नोट मत करो। डिवाइड किससे करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकालोगे? इस पे निकालोगे या इस पे निकालोगे? आज की डेट में मेरे पास टोटल सेल वैल्यू जो मेरी निकल के आई थी वो कितनी सेल वैल्यू निकल के आई थी? टोटल सेल वैल्यू थी ये। टोटल सेल वैल्यू इज दिस 24,80,500 और ये जो थी ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स ड्यूरिंग द ईयर है। तो एक बात बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन किस पे निकलेगा? टोटल सेल वैल्यू पर निकलेगा ना अपने पास। तो टोटल सेल वैल्यू पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बनाओ। 69 ये जितना निकला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 24,80,500 कितना बना? 28.09%। अपने पास कैलकुलेटर्स पे निकाल लो इसको। 28.09%।
अब क्या निकालना है यहाँ पे, दो चीज़ें हम निकाल चुके हैं। क्या क्या निकाल लिया हमने अभी तक, कॉस्ट ऑफ परचेज निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। नाउ लेट्स जस्ट मूव टू कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो हमारा फाइनल हमें जवाब देना है। सी पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है दोस्त, तो आज की डेट में फिर से वही पर्टिकुलर्स, छोटे छोटे डब्बे जो है ना, तुम्हारे प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया बना देंगे। एंड अमाउंट लिखो यहाँ पे, सेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी है क्वेश्चन में, देखो एक बार, 2,35,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, एट द रेट ऑफ 28.09%। इसका 28.09% निकालो एक बार, कितना होता है, 2,35,000 इंटू 28.09%, 66,012। इसको माइनस कर दो, कितना बन के आया तुम्हारे पास, 168,988। दिस इज योर फाइनल आंसर, जो जिस पर तुम्हें 7 नंबर का सवाल जो तुमने अब सॉल्व कर लिया अपने पास। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 68,988। ये समझ में आया, मैंने इसको 3 स्टेप में क्यों किया आज की टाइम। अभी इसको एक्सप्लेन करूं, वैसे तो आई होप अभी तक सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये जो अभी हमने फॉलो किया है यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो किया है। 3 स्टेप प्रोसेस क्या था, सबसे पहले मैंने क्या निकाला अपने पास, कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज आज की डेट में मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स टूटे होंगे उनको ऐड किया, उन सबको ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ परचेज निकल के आई, डिस्काउंट वगैरह लगा के जो भी था। सेकंड अपने पास हमने क्या निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकल के आया। मार्जिन कैसे निकाला, जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट आया डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और थर्ड मैंने क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे आएगी, मेरे पास सेल वैल्यू दे रखी है इन्वेंट्री की, जो सेल वैल्यू दे रखी है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस था जो हमने फॉलो किया है। यहाँ पर भी लिखा है ए पॉइंट में, फिर उसके बाद हम गए बी पॉइंट पे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फाइनली हमने क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकाली। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट आ जाए स्टिल तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल अगेन टेक अप दैट डाउट।